लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में विपक्षी विधायकों का केसरिया रंग से मानो प्यार हो गया है और ऐसे में हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बाद अब एक निर्दलीय विधायक ने अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही दल बदल और इस्तीफे की राजनीति का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजापुर से कांग्रेस विधायक सीजे चावड़ा के इस्तीफे के बाद अब बड़ोदरा जिले की बाघोड़िया सीट से निर्दलीय विधायक धर्मेंद्र सिंह बाघेला ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र सिंह बाघेला ने विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी से मिलकर उनको अपना इस्तीफा सौंपा है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने भी स्वीकार कर लिया है। कहा जा रहा है कि क्षत्रिय समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले धर्मेंद्र बाघेला जल्द ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आज अपना देशना बे पनोता पुत्र मान्य वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब और अमित भाई शाह साहेब ना नेतृत्व में जયારે देश विश्वना फलक ऊपर जई रह्यो होय त्यारे एमने सहभागी थवा माटे थईने हूँ आज मारू पोतानु मारा विस्तारना लोकोने पूछीने राजीनामું आप्યું। गुजरात विधानसभा के मान्य विधायक बाघेला धर्मेंद्र सिंह जी बड़ोड़ा वाघोड़िया से एमएलए हैं, जिन्होंने स्वैच्छिक रीते अपना इस्तीफा दिया है विधानसभा पद का, और मैंने विधानसभा के अध्यक्ष के नाते ये इस्तीफे का स्वीकार किया है। धर्मेंद्र सिंह बाघेला का बीजेपी ज्वाइन करना उनके लिए घर वापसी के जैसा है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में ही थे। साल 2017 में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर धर्मेंद्र सिंह बाघेला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बाघेला ने 6 टर्म के विधायक मधु श्रीवास्तव को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। पार्टी साथे मने कोई मंत्री पदनी ऑफर नहीं, हूँ कोई लोभ लालच में आवीने राजीनामું नहीं आपतो। हूँ मात्र ने मात्र अपना देशना जे बन्ने लोकप्रिय नेता अने एमना कामथी हूँ प्रभावित थईने आज मारू राजीनामું। माने कोईपण व्यक्तिनो आदेश नहीं। हूँ तमाम मारा जे कई सीनियर नेताओं छे, अमारा गुजरातना प्रदेश अध्यक्ष CR पाटील साहेब होय, अमित भाई शाह साहेब, माननीय मोदी साहेब, आमना कामथी प्रभावित थईने हूँ राजीनामું। गुजरात विधानसभा में अब तक 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें एक आम आदमी और 2 कांग्रेस के विधायक हैं। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 156 विधायक, कांग्रेस के 15 विधायक और आम आदमी पार्टी के 4 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की खाली हुई 4 सीटों पर भी उपचुनाव हो सकता है और बाघेला बीजेपी के टिकट पर बाघोड़िया सीट से दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने के बाद निर्दलीय विधायक धर्मेंद्र सिंह बाघेला से खास बातचीत की आज तक संवाददाता ब्रजेश दोषी ने। आगे की रणनीति को लेकर धर्मेंद्र बाघेला ने क्या कहा है, सुनिए। गुजरात में एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है। हमारे साथ वो विधायक हैं जो वाघोड़िया से निर्दलीय लड़े थे, उनसे बात करते हैं। बाबू, क्यों ये इस्तीफा देने की जरूरत पड़ी? क्या वजह रही कि आपने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद जो है वो इस्तीफा दिया? पहले तो ऐसा है कि अपना गुजरात के 2 पनोता पुत्र यशस्वी माननीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहब और अमित भाई शाह साहब, गुजरात देश के गृह मंत्री श्री, दोनों की काम करने की जो पद्धति है उससे प्रभावित होकर मैं आज राजीनामा दे रहा हूं। आपने जो इस्तीफा दिया, आपने कहा कि 2 नेताओं से प्रभावित होकर, पर आप जब लड़े तब भी यही दोनों नेता थे, तो आज कारण क्या रहा? कौन सा मुद्दा है जिसके लिए आपको इस्तीफा देना पड़ा? आज अयोध्या जितना बड़ा मुद्दा कि जहां पर अयोध्या में वर्षों से 500 सालों से मंदिर का जो मुद्दा अटवाया हुआ था और अपने देश के लोकप्रिय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने वहां पर रामलला को बिठाया हो और वहां पर अभी राम राज्य की स्थापना देश के अंदर हो रही हो, तो उसमें मुझे भी सहभागी बनने का मौका मिले, वो हिसाब से मैंने आज इस्तीफा दिया है। क्या चुनाव लड़ेंगे आप? बाई इलेक्शन होगा या मतलब उपचुनाव होगा विधानसभा का, या फिर लोकसभा लड़ने वाले हैं? वो पार्टी का निर्णय है, वो मेरा निर्णय नहीं है। अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी मना करेगी तो पार्टी का कार्यकर के हिसाब से मैं सेवा करूंगा। कब जुड़ रहे हैं भाजपा में? तारीख तय हो गई? नहीं, वो तारीख विधिवत कुछ दिनों में होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।
लिए तो जिस तरह से बात की भाजपा में जुड़ेंगे आने वाले दिनों में, पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे उसका फैसला जो है पार्टी करेगी, पार्टी तय करेगी, वो फैसला उनको मान्य रहेगा। और अब उन्होंने जो है भाजपा में जुड़ने का फैसला कर लिया है और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। और माना जा रहा है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे भाजपा में शामिल होने के बाद, और लोकसभा के चुनाव के साथ जो विधानसभा की जो सीटें हैं जो खाली पड़ी हैं वहाँ पे उपचुनाव होगा, उसमें उनकी भी सीट जो वाघोड़िया की सीट है वहाँ से वो उपचुनाव लड़ेंगे। गांधीनगर से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक। तो एक तरफ गुजरात के विधायकों को केसरिया इश्क हो ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार लोकसभा चुनावों की रणनीति को लेकर गुजरात कांग्रेस और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के बीच एक अहम बैठक हुई है, जिसमें उम्मीदवारों के चयन से लेकर पार्टी छोड़ रहे विधायकों के मुद्दे पर चर्चा की गई है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ पहली बैठक अहमदाबाद में की गई, जिसमें गुजरात कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ गुजरात कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक, स्क्रीनिंग कमेटी के तीनों मेंबर रजनी पटेल, कृष्णा अल्लाबुरु और प्रगट सिंह शामिल हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की राजनीति ये पिछले सालों में हम अपने मुल्क में देख रहे हैं, खरीद फरोख्त करने का तरीका जिस तरह से उन्होंने पूरे मुल्क में अपनाया है, मैं समझता हूँ कि ये देश की राजनीति के लिए बहुत कोई सही कदम उन्होंने उठाया, ऐसे हम नहीं मानते हैं। एक इस तरह की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल जब सत्तारूढ़ बनकर यहाँ गुजरात में और मुल्क में राजनीति कर रहे हैं, तो यही एक बहुत बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं ये मानता हूँ कि जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, वो पूरे मजबूती से कांग्रेस के साथ बने रहेंगे और उसी के भरोसे हम आने वाले चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। उसके लिए जो 2024 के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने का काम हम सब लोग कमेटी बैठ के सभी से कंसल्ट करके सभी सीनियर लीडर्स, हमारे प्रभारी साहब मुकुल वासनिक साहब, प्रदेश अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता, उनके साथ बैठ के हम बात करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हम सबसे अधिक से अधिक ताकत से चुनाव लड़े। मुझे मालूम है कि आप बोलेंगे आपका तो यहाँ पे एक भी सीट नहीं है, लेकिन राजनीति में उथल पुथल होती रहती है एंड आई थिंक वी विल बाउंस बैक। वहीं गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह ममता बनर्जी और भगवंत मान ने बंगाल और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसको देखते ये कयास लगाना मुश्किल हो रहा है कि गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा या नहीं। सारी चर्चाएं इंडिया गठबंधन में विभिन्न राजनीतिक दल जो है उनके साथ चल रही है, और जब तक के चर्चा हमारे अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचती है, उस के चलते हुए मैं बीच में कोई इस पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और पिछले 2 बार के चुनाव से बीजेपी कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर रही है। अब ऐसे में जब बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस इसे अहंकार की राजनीति बता रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक अहंकार भरी राजनीति रही है। इस तरह के दावे करना, लेकिन उन दावों के साथ में उन्होंने हिसाब देने का भी काम करना चाहिए। 2014 में कौन से वादे किए, 2019 में कौन से वादे किए, आज कौन से वादे लेकर चल रहे हैं, उसका हिसाब तो वो लोगों के सामने देते ही नहीं है। वो किस आधार के ऊपर सारी की सारी सीटें जीतेंगे, ये सवाल पूछना मैं समझता हूँ कि लाजमी रहेगा। गुजरात में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है और गठबंधन के मुद्दे पर क्या फैसला लेती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वोटर्स डे के मौके पर फर्स्ट टाइम वोटर्स को वर्चुअली संबोधित किया है और उनको उनके पहले वोट की अहमियत भी समझाई है। वहीं वडोदरा में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने पारुल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में करीब 11,000 नए वोटर्स जुड़े, जिन्होंने पीएम मोदी की स्पीच भी सुनी। आपको बता दें कि पहली बार साल 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, जिसकी शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने की थी। इसके बाद से ही हर साल 25 जनवरी यानी कि आज ही के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी।
2047 के पहले के इन 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। विकसित भारत के अमृतकाल की गाथा में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में कैसे लिखा जाए, ये आपको तय करना है। अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुंचेंगे, ये सब आप पर निर्भर होगा। हमारी गति, हमारी दिशा, हमारी अप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तय करेंगे और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। और अब बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की, जो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। अपने 2 दिन के भारत दौरे के पहले दिन मैक्रों आज जयपुर पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका स्वागत किया था। उसके बाद वो जयपुर के मशहूर पर्यटक स्थलों जैसे कि आमेर फोर्ट, हवा महल और जंतर मंतर पहुंचे और फिर पीएम मोदी और मैक्रों ने किया है एक रोड शो। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की ये यात्रा भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से कई निशान साधते हैं। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ वो पूरी दुनिया को संदेश देना चाह रहे थे अपनी दोस्ती को, तो दूसरी तरफ राजस्थान में एक सियासी संदेश भी देना चाह रहे थे, जहां पर 25 लोकसभा सीटें हैं। हाल ही में अगर देखें पूरे उत्तर भारत में गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तो जितना अच्छा प्रदर्शन बाकी राज्यों में बीजेपी ने किया है उतना राजस्थान में नहीं कर पाई, 115 पर अटक गई थी। और भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री हैं, पहली बार के जीते हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे एक चैलेंज के रूप में लिए हैं और पिछले 1 महीने में 3 बार आ चुके हैं। और ये जो रोड शो हो रहा है, ये रोड शो हो रहा है किशनपोल के इलाके में, जहां पर कांग्रेस चुनाव जीती थी। तो आप समझिए एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं सियासत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर भले ही हमारे भारत और फ्रांस के रिश्तों पर है, मगर साथ हम यहाँ पर राजस्थान को भी रहे हैं, क्योंकि पर्यटन को पंख लगेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए थे। आज तो मोदी मोदी के नारे, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। आज नहीं, मोदी मोदी तो हमेशा मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस रोड शो का फायदा मिलेगा सर? जरूर मिलेगा सर, इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। विधानसभा में उतना अच्छा नहीं आ पाया सर, विधानसभा से भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड आएगा इस बार। लोकसभा चुनाव 100% 350 प्लस सीट आनी चाहिए। मोदी भगवा झंडा यहाँ पर लहरा रहा था रोड शो में। निश्चित रूप से जय श्री राम के नारे बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो भारत और फ्रांस के दोस्ती के साथ साथ राजस्थान में भी सियासी संदेश देने वाली है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।